नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मगध का उत्कर्ष का अध्ययन करेंगे। मगध का उत्कर्ष। प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। इन 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष होता है। मगध, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से, पूर्व में अंग महाजनपद से। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और पश्चिम में सोन नदी से लगी थी। मगध के उत्कर्ष के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके अनेक कारण थे। जैसे गंगा का उपजाऊ मैदान। गंगा नदी का जलोढ़ मिट्टी का मैदान था। यह उपजाऊ था, जहाँ कृषि अधिक होती थी, उच्च क्वालिटी की कृषि होती थी। कृषि में आधुनिक लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया गया था। हथियारों के लिए लोहा और तावा धातु की उपलब्धता थी। हथियार बनाए जाते थे वो लोहा धातु से और तावा धातु से, और लोहा तावा धातु की खाने आसपास थी, इसलिए लोहा उपलब्ध हो जाता था। और लोहे से कृषि के उपकरण मशीनें बनाई जाती थी, इसलिए कृषि में उत्पादकता अधिक बढ़ी थी। इस तरह से राजगृह और पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति अच्छी थी। इसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि यह शत्रुओं से पूरी तरह से सुरक्षित थी। यह शत्रुओं से इसलिए सुरक्षित थी क्योंकि इसकी जल सीमाएं निर्धारित थी। दूसरा, विंध्य पर्वत से सुरक्षित थी। और राजधानी राजगृह यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध क्षेत्र में आसानी से हाथी उपलब्ध थे और इन हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। मगध पर आरंभ में हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध पर आरंभ में हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है। इस तरह से बिंबिसार के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत में ऐतिहासिक क्रम शुरू किया जाता है। मगध की आरंभ की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र और वैशाली भी मगध की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मगध में हर्यंक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी? मगध में किसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी? तो स्टूडेंट्स, हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने मगध में की थी। मगध में हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी और इसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किसके के द्वारा किया गया था? मगध के सम्राट बिंबिसार के द्वारा। और यह बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार किसका समकालीन था? बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है मित्रों, गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध को शक्तिशाली राज्य बना दिया था। इसी तरह देखा जाए तो स्टूडेंट्स, शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की नींव डाली जाती है। शिशुनाग के द्वारा किस वंश की? शिशुनाग के द्वारा। और इसी तरह महापद्म द्वारा नंद वंश की नींव और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। और शिशुनाग के द्वारा इसी अपने नाम पर शिशुनाग वंश की नींव डाली जाती है। इस तरह से मगध में बिंबिसार के द्वारा हर्यंक वंश स्थापित किया जाता है और शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश स्थापित किया जाता है। इसी तरह से महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। इस प्रकार आरंभ में मगध पर इन 4 वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट है, मगध के हर्यंक वंश की आरंभ की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, लेकिन पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के निकट किसने स्थापित की थी? इसकी आरंभ की राजधानी तो थी गिरिब्रज या राजगृह, लेकिन उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी के निकट पाटलिपुत्र नगर बसाया जाता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी स्थापित किया जाता है। इस तरह से सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने राजधानी चुना था? यह था उदयन। मगध का शासक उदयन था, हर्यंक वंश का शासन था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, भारत में ऐतिहासिक
और प्रशासनिक दृष्टि से किस शासक ने मगध में शक्तिशाली हर्यंक वंश की स्थापना करके लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था? तो ये था बिंबसार। बिंबसार ने मगध में हर्यंक वंश की स्थापना की थी और इसने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। इसका पुत्र था अजातशत्रु। इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बिंबसार की हत्या कर दी गई थी। इस तरह से अजातशत्रु प्रथम पितृहंता शासक बना था। और शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। इस तरह से मगध पर हर्यंक वंश की स्थापना करता है बिंबसार। बिंबसार हर्यंक वंश की स्थापना करके मगध को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाता है, जो बाद में मगध संपूर्ण भारत पर साम्राज्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है, बिंबसार ने किन के साथ वैवाहिक संबंध द्वारा मगध को राजनीतिक, सैनिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाया था? बिंबसार अपनी वैवाहिक नीतियों के लिए जाना जाता है। बिंबसार ने 3 प्रमुख राजनीतिक विवाह किए, राजनीतिक शक्तियां स्थापित की। कैसे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, उनकी बहन महाकौशला से विवाह करके राजनीतिक संबंध अच्छे हो गए। इस तरह से मगध एक शक्तिशाली वंश बन गया। दूसरा, वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चिलना से विवाह किया और इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। इस तरह से वैशाली राज्य भी मगध का मित्र बन गया, क्योंकि दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। इसी तरह से माद्र पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इस तरह से मगध की राजनीतिक संबंध और क्षेत्रीय सीमाएं काफी दूर तक विस्तृत हो गई थी। इस तरह से मगध के उत्कर्ष के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था। डी, उपरोक्त सभी से विवाह करके शक्तिशाली मगध बनाया। ये सही है डी, क्योंकि बिंबसार ने अपनी विवाह नीति के द्वारा मगध का उत्कर्ष किया था। उसने ऐसे विवाह किए जो अन्य राजवंशों से संबंध बेहतर बनाए थे और उन्होंने इसकी सैनिक अन्य सहायता दी थी। नेक्स्ट है, किस हर्यंक वंश के राजा ने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में मिला लिया और राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया? अंग महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद था। यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। यह सबसे पूर्वी राज्य पर राजा था ब्रह्मदत्त। बिंबसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया था। इस तरह से मगध राज्य की सीमा और विस्तृत हो गई थी, जब विवाह नीति के द्वारा मगध में अन्य राज्य पहले से शामिल हो चुके थे। इस तरह से ये था बिंबसार। बिंबसार के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबसार के दरबार में कौन सा राजवैद्य चिकित्सक था जिसने गौतम बुद्ध और पांडुरोग से पीड़ित अवंती के राजा चंडप्रद्योत की चिकित्सा की थी? अवंती का शासक था चंडप्रद्योत। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। महिष्मती और उज्जैन इसकी राजधानी थी। इस चंडप्रद्योत को पांडुरोग हो गया था, तब बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इस तरह से अवंती से मगध के अच्छे संबंध हो गए थे। इस तरह से दोनों मित्र राज्य बन गए थे। इसी तरह से जीवक ने गौतम बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। इस तरह ये हो जाएगा जीवक। जीवक बिंबसार का राजवैद्य था, सरकारी डॉक्टर था। इस डॉक्टर ने चंडप्रद्योत की मेडिकल ट्रीटमेंट किया था और गौतम बुद्ध का भी ट्रीटमेंट किया था। इस समय इस प्रकार जीवक तत्कालीन समय में महान चिकित्सक थे, महान डॉक्टर थे। अगर चरक देखा जाए, ये चरक कनिष्क के समय एक राजवैद्य था। धनवंतरी ये भी एक चिकित्सक थे। सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत को जाना जाता है। धनवंतरी भी एक वैद्य थे, चिकित्सक थे। चरक भी एक वैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। और चरक कश्मीर के कुंडलवन के शासक कौन थे? कुशाण वंश के थे कनिष्क।
कोसाल वंश के राजा कनिष्क के समकालीन थे और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। उस समय चरक के समकालीन थे ये। इस तरह से जीवक राजवैद्य किसका था? बिंबसार का था। इसने चंड प्रद्योत की चिकित्सा की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पितृहंता राजा था जो राजकुमारी चेलना का पुत्र था? चेटक की पुत्री चेलना थी, उसका पुत्र था अजातशत्रु। इसने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। इस तरह से अजातशत्रु प्रथम पितृहंता शासक था। इसने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार इसका पुत्र उदयन था। उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इस तरह से ये हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसको भी हत्या करके गद्दी से हटाया गया था। इस तरह से अजातशत्रु सही है। अजातशत्रु पितृहंता था। क्वेश्चन 8, वह कौन सा कौशल नरेश था जो युद्ध में कुड़िक अजातशत्रु से हार गया था? बाद में अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था। तो कौशल नरेश था प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत बिंबसार और गौतम बुद्ध का समकालीन था। बाद में अजातशत्रु से प्रसेनजीत का युद्ध हुआ। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन दोनों में बाद में समझौता हो गया। तब प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था। इस तरह से अजातशत्रु का एक नाम कुड़क भी था। कुड़िक अजातशत्रु का एक नाम है। इस तरह से प्रसेनजीत को पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा मगध शासक था जिसने वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध मंत्री बस्सकार या बर्षकार की कूटनीतिक सहायता ली और रथमूसल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया था? ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा वैशाली के लिच्छवियों को पराजित कर दिया जाता है। वैशाली में इस समय से रथमूसल महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया था। रथमूसल और महाशिला कंटक मगध साम्राज्य के हथियार थे। इन हथियारों के बल पर वैशाली राज्य को जीता था। इसमें मंत्री वत्सकार या बरसकार ने अजातशत्रु की सहायता की थी। हालांकि अजातशत्रु की ननिहाल वैशाली में ही थी, क्योंकि वैशाली की पुत्री, वैशाली की राजकुमारी चेटक की बहन चेलना थी और चेलना का ही पुत्र था अजातशत्रु। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण वर्ष पर अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह या गिरिब्रज में हुई और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की जाती है। यह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। ठीक है मित्रों, द्वितीय बौद्ध संगीत, इसी तरह से द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में। ये हुई थी अशोक के समय। सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन में। ये हुई थी कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चौथी बौद्ध सभा हुई थी। इसी समय बौद्ध धर्म थेरवाद, हीनयान और महायान में बट गया था। इस तरह से कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत होती है और प्रथम संगीत होती है अजातशत्रु के समय राजगृह में प्रथम संगीत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, वह कौन सा मगध शासक था जिसने सबसे पहले वैशाली और कौशल को जीता था? वैशाली और कौशल को सबसे पहले किसने जीता था? ये होगा आपका उत्तर अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा वैशाली के लिच्छवियों को और कौशल के प्रसेनजीत को जीत लिया जाता है। हालांकि कौशल नरेश प्रसेनजीत से
बाद में समझौता हो जाता है और वाजिरा से अजातशत्रु का विवाह हो जाता है। लेकिन वैशाली को जीतने में मंत्री वत्सकार ने विशेष सहयोग किया था, तब रथ मूसल और महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग किया था। इस तरह से वैशाली पर भी मगध का अधिकार हो गया था। आपका उत्तर होगा अजातशत्रु। ठीक है स्टूडेंट्स। और बिंबिसार के द्वारा कौन सा जीता गया था? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद को बिंबिसार के द्वारा जीता गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। और उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हर्यंग वंश के किस राजा ने गंगा और सोन नदी की घाटी में पाटलिपुत्र नगर बसाया था? हर्यंग वंश का कौन सा राजा था जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? यह गंगा और सोन नदी की घाटी में, और उसे सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो आपका उत्तर होगा उदयन। उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी की घाटी में पाटलिपुत्र नगर बसाया जाता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी स्थापित किया जाता है। इससे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है स्टूडेंट्स, गिरिब्रज या राजगृह थी। नेक्स्ट है, हर्यंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे उसके अमात्य द्वारा हटा दिया गया था? हर्यंग वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक हर्यंग वंश का अंतिम शासक था जिसे उसके मंत्री शिशुनाग द्वारा पराजित कर दिया गया और शिशुनाग वंश की नींव डाली गई थी। हर्यंग वंश में पहला राजा बना था बिंबिसार। हर्यंग वंश में पहला राजा बना था बिंबिसार। उसके बाद इस वंश में अगला राजा बना था अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा बनता है। उसके बाद अजातशत्रु के बाद राजा बनता है उदयन, और उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनाई जाती है। वो अंत में राजा बनता है नागदशक। इस तरह से हर्यंग वंश में बिंबिसार के द्वारा हर्यंग वंश की स्थापना राजगृह या गिरिब्रज में की जाती है। अजातशत्रु इसका उत्तराधिकारी था जो प्रथम पितृहंता शासक था। उदयन भी एक पितृहंता शासक था क्योंकि इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नागदशक इस वंश का अंतिम राजा था और इसकी हत्या शिशुनाग द्वारा कर दी जाती है। इस तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ था? 16 महाजनपद थे, उनमें अन्य का उत्कर्ष क्यों नहीं हुआ? मगध का ही क्यों हुआ था? ए, लोहा तावा की उपलब्धता के कारण उपकरण और हथियार बनाए गए। ये बिल्कुल सही है क्योंकि मगध का क्षेत्र था, वहां लोहा और तावा की खदानें थी और यहाँ से लोहा तावा प्राप्त किया जाता था, जिसके कारण कृषि उपकरण तथा हथियार लोहा के बनाए जाने लगे, जिसके कारण कृषि में उत्पादकता बढ़ी। दूसरी ओर सेना भी मजबूत हो गई क्योंकि हथियार उपलब्ध हो गए थे। बी, जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ मैदान और सेना के लिए हाथियों का उपलब्ध था। बिल्कुल सही है। गंगा और सोन नदी की घाटी में जलोढ़ मिट्टी का मैदान था जहां कृषि में उत्पादकता अधिक थी। साथ ही यहाँ घने जंगल थे जहां हाथी आसानी से मिल जाते थे। इन हाथियों का प्रयोग सेना में किया जाता था। युद्ध के समय ये काफी लाभदायक सिद्ध होते थे। सी है, मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र की सामरिक और व्यापारिक स्थिति। मगध की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र थी। वह सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित थी क्योंकि सोन और गंगा नदी के द्वारा इसकी जल सीमाएं बनाई जाती थी और इनके द्वारा यहाँ व्यापार भी होता था। इस तरह से उपरोक्त सभी ये तीनों ही कारण सही हैं। इन कारणों से मगध का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 6 महाजनपद थे? बौद्ध ग्रंथ है एक महापरिनिर्वाण सूत्र। इसमें 6 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तत्कालीन समय में 6 महाजनपद थे। ए, राजगृह साकेत, ये सही है। राजगृह और साकेत 6 महानगरों में शामिल थे। चंपा और श्रावस्ती, ये भी सही है। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती ये भी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। काशी और कौशाम्बी, ये भी सही है। कौशाम्बी अंग वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। इसी तरह से उपरोक्त सभी ये तीनों ही सही है। ए, बी, सी सभी सही है।
ये 6 महाजनपद थे तत्कालीन समय में। ये बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र, उससे जानकारी प्राप्त होती है। और 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय और है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से स्टूडेंट्स 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा। मगध का उत्कर्ष। अब मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ था ये आपने पढ़ लिया, क्योंकि वहां पर भौगोलिक और राजनीतिक दशाएं अनुकूल थी। वहां कृषि में उत्पादकता अधिक थी। सेना के लिए आसानी से हाथी उपलब्ध हो जाते थे। साथ ही लोहा तावा धातु उपलब्ध थी, जिसके कारण रथ, मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार बनाए गए थे। इस तरह से मगध एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित हुआ। बाद में यहाँ मौर्य वंश के द्वारा भारत पर राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित की गई थी। इस तरह से मगध पर हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।